हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतुराज सिंह चारण आपका स्वागत करता हूं स्काई एजुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं आपके सिलेबस का, वो है अभिप्रेरणा की विशेषताएं तथा अभिप्रेरित करने के तरीके। यानी एक तो अपन क्या पढ़ेंगे, अभिप्रेरणा की विशेषताएं, कि अभिप्रेरणा के क्या क्या गुण हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, और दूसरा ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम बच्चे को जो है अभिप्रेरित कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल चीज है। यदि यहां से क्वेश्चन आता है तो ज्यादा संभावना रहेगी आपके कि निम्न में से कौन सी एक अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है, या अभिप्रेरणा की विशेषता के बारे में सही कथन कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। विशेषताओं से अच्छा क्वेश्चन बनता है। अपन यहाँ पर 5 से 6 पॉइंट पढ़ेंगे जहां से एक क्वेश्चन मिल सकता है। चलो करते हैं शुरुआत स्टूडेंट्स। तो अपना टॉपिक क्या आ गया, अभिप्रेरणा की विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? अभिप्रेरणा की विशेषताएं। देखिएगा, चर्चा करते हैं हम। देखो स्टूडेंट्स, यदि अभिप्रेरणा की विशेषताओं की हम बात करें यहां पर, तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया भी था कि अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम के लिए क्या होती है, अनिवार्य स्थिति होती है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अभिप्रेरणा है तो अधिगम होगा। यानी अधिगम करने के लिए अभिप्रेरणा का होना तो जरूरी ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि किसी कार्य का प्रारंभ बिना अभिप्रेरणा के संभव नहीं होता है। तो अभिप्रेरणा के द्वारा ही आप किसी कार्य को प्रारंभ करते हो तथा अभिप्रेरणा के द्वारा ही आप क्या करते हो, ये आपके लक्ष्य निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये तीनों ही पॉइंट लिख देता हूं ताकि आपके डेटा और क्लियर हो जाएंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति होती है। ऑप्शन में दे देंगे रुचि, बुद्धि, वातावरण और अभिप्रेरणा। आंसर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लिख देता हूं। देखिएगा, एक टेबल के रूप में ऐसे अपन बना लेते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति है। अभिप्रेरणा क्या है? अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति है। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट, अनिवार्य स्थिति क्यों है, इसको समझने के लिए आता हूं। दूसरा पॉइंट देख लो, अभिप्रेरणा के द्वारा ही किसी कार्य को प्रारंभ किया जाता है। ठीक है। तथा यह लक्ष्य प्राप्ति तक बनी रहती है। तथा यह लक्ष्य प्राप्ति या अंत तक बनी रहती है। इसी पॉइंट से आपके क्वेश्चन पूछ लिया गया फर्स्ट लेवल के एग्जाम में। हो सकता है आपके सेकंड लेवल वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेवे कि किसी कार्य की शुरुआत तथा अंत दोनों में बात किसकी आती है? अभिप्रेरणा। केवल अभिप्रेरणा से देखो, सबसे पहले तो कार्य प्रारंभ करना जरूरी है, वहां पर अभिप्रेरणा होगी, तभी तो इसको क्या कहा गया? अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति कहा गया है। ठीक है। फिर केवल क्या कार्य प्रारंभ होने से जो आपको लक्ष्य हासिल हो जाएगा? क्या नहीं। जब ये अभिप्रेरणा अंत तक बनी रहेगी, लक्ष्य प्राप्ति तक बनी रहेगी, तब जाके आपको क्या होगा? आपका लक्ष्य आपको हासिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभिप्रेरणा के द्वारा हम क्या करते हैं? लक्ष्य का निर्धारण भी करते हैं। तो लिख देता हूं, अभिप्रेरणा लक्ष्य का निर्धारण करने में सहायक होती है। अभिप्रेरणा लक्ष्य का निर्धारण करने में सहायक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार वापस बता रहा हूं क्योंकि मैं पहले वही पॉइंट लिख रहा हूं जो कि क्या है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन कैसा आएगा, निम्न में से अभिप्रेरणा के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो 3 सत्य कथन होंगे, तब जाके आप चौथी अलग चीज को छांट पाओगे। ऐसे क्वेश्चन हमेशा बहुत अच्छे होते हैं और वो टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्या था? अधिगम है, अभिप्रेरणा है तो ही अधिगम होगा, इसलिए क्या कहा इसको? अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति।
ये किसी कार्य को प्रारंभ करता है तथा कब तक जारी रखता है, जब तक अंत तक बना रहता है, यानी लक्ष्य प्राप्ति तक बना रहता है। अभिप्रेरणा के द्वारा ही क्या करते हैं, लक्ष्य का निर्धारण अपन करते हैं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको कर रहा हूं, देख लीजिएगा, मैं इसको रेड पेन में ही लिखूंगा चौथे पॉइंट को। अभिप्रेरणा अधिगम का, अभिप्रेरणा, एक सेकेंड, अभिप्रेरणा अधिगम के लिए चालक है। अभिप्रेरणा क्या है, अधिगम के लिए चालक है। चालक मतलब ड्राइव। आपको याद हो तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, प्रेरक 3 चीजों का योग होता है, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। तो प्रत्येक आवश्यकता किससे जुड़ी हुई होती है, चालक से। वो आवश्यकता आपको कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है और ये चालक आपको क्या करता है, तनावपूर्ण स्थिति होती है, आपको लगातार जारी रखने का कार्य करता है जब तक कि आपको आपका लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। तो पूछ लिया कि अधिगम के लिए चालक का कार्य कौन करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा। वापिस बता रहा हूं, एज इट इज क्वेश्चन के फॉर्म में, अधिगम के लिए चालक का कार्य कौन करता है, आंसर क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा। लिख दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा अगले पॉइंट बहुत नॉर्मल है, आपके पढ़े हुए भी हैं, मैं बता देता हूं। जब इतने सारे काम अभिप्रेरणा के द्वारा ही अधिगम के लिए संभव हो पाता है, इसलिए अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय कहा जाता है। मोटिवेशन इज द हार्ट ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन इज द हार्ट ऑफ लर्निंग। अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय कहा जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि यही लक्ष्य का निर्धारण करेगा, यही कार्य प्रारंभ करेगा, यही लक्ष्य प्राप्ति तक बना रहेगा, यही अनिवार्य स्थिति और यही चालक है। तो सारा काम तो अधिगम का कौन कर रहा है, अभिप्रेरणा ही कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अधिगम का हार्ट कहा जाता है। लिख देता हूं, नॉर्मल चीज है, फिर भी ध्यान रखना क्योंकि पॉइंट याद होने बहुत जरूरी है। ये 4 पॉइंट अच्छे से याद रखना, बाकी के 3 पॉइंट है नॉर्मली है, आपको पता भी है। देखिएगा, अभिप्रेरणा को, अभिप्रेरणा अधिगम का, अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय है। क्या है, हृदय है। हृदय है का मतलब क्या है, मोटिवेशन इज द हार्ट ऑफ लर्निंग। अगला पॉइंट इससे भी सिंपल है स्टूडेंट्स। अभिप्रेरणा को क्या कहा जाता है, अधिगम का सर्वोत्तम सोपान कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से अधिगम का सर्वोत्तम सोपान किसको कहा जाता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा वहां पर रुचि। रुचि उसका आंसर नहीं होगा। मैं बार बार बता रहा हूं, अधिगम अभिप्रेरणा को कोरिलेट करके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें सबसे ज्यादा जो अपना ध्यान डाइवर्ट करने वाला ऑप्शन होगा वो रुचि होगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अधिगम करना है तो उसका सर्वोत्तम सोपान, सबसे टॉप लेवल का जो स्टेप है वो क्या है, अभिप्रेरणा है। अब तो समझ में आ ही चुका होगा आपको, तो लिख देता हूं स्टूडेंट्स। अच्छा पॉइंट है कि अभिप्रेरणा अधिगम का, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम सोपान है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम सोपान है। ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो कि आप सबको याद है, ये स्किनर की परिभाषा भी है। स्किनर ने अधिगम की परिभाषा दी थी ना कि मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग, कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। यानी आपको अधिगम के रास्ते पे जाना है, अधिगम आपको करना है, तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया रास्ता है, जो सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यानी NH8 जो है सीखने के लिए, वो क्या है, आपके अभिप्रेरणा है। सो मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग, या अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग कहलाता है। लिख देता हूं स्टूडेंट्स, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा क्या है, अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। ठीक है स्टूडेंट्स। एक और पॉइंट जो कि हम पढ़ चुके हैं, मैंने अभिप्रेरणा की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताया था कि अभिप्रेरणा जो है एक प्रेरक बल का कार्य करता है।
बताया था ना। इसी के साथ ही अपनी अभिप्रेरणा की विशेषताएं कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम अभिप्रेरित करने के उपाय, तरीके या विधियां पढ़ेंगे। तो एक और पॉइंट लिख देता हूं स्टूडेंट्स, 8वां पॉइंट आप देख लेना कि अभिप्रेरणा एक प्रेरक बल है। अभिप्रेरणा क्या है? एक प्रेरक बल है। देखो फिर से बता रहा हूं, अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति, अधिगम का मुख्य चालक होता है और अधिगम के लिए स्वर्ण पथ होता है, अधिगम का हृदय होता है, अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग होता है। अधिगम अभिप्रेरणा जो है प्रेरक बल का कार्य करता है, इसके द्वारा लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, इसके ये कार्य का आरंभ करता है और लक्ष्य प्राप्ति तक, अंत तक बना रहता है। ये शॉर्ट में हमने रिवाइज भी कर लिया, ताकि जितना रिवाइज करोगे उतना आपको इजीली याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं आगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको अच्छे से याद करके जाना। ये 8 पॉइंट जो है, हो सकता है आपको यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए और वो बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन होगा। फिर बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अपना जो अगला पॉइंट आता है इसमें, वो क्या है? अभिप्रेरित करने के तरीके, उपाय या विधियां, कुछ भी कह लो कि आप किस प्रकार से मतलब जो है लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। अपन देखते हैं ना, एक जो बेरोजगार स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, मतलब बीच बीच में जहां पर उसको जरूरत पड़ती है तो वो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं ना। बाहरी अभिप्रेरणा हमें वहां पर अर्जित अपन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कि अभिप्रेरित करने के जो है वो कौन कौन से तरीके हैं। चलो अपन इसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज, किसी की प्रशंसा करके अभिप्रेरित किया जाता है। एक टीचर क्या करता है, जब एक बच्चा क्वेश्चन का जवाब देता है तो उसको मोटिवेट करने के लिए गुड, वेरी गुड, शाबाश बेटा, या उसकी पीठ थपथपाना, ऐसा कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो जब आप किसी बच्चे की प्रशंसा करते हो तो वो उसके द्वारा क्या होगा? मोटिवेट होगा, उसमें और जोश और जुनून के साथ वो क्या करेगा? पढ़ाई में लग जाएगा और वो हमेशा ऐसा चाहेगा कि मैं हमेशा जब भी सर क्वेश्चन पूछे मैं जवाब देने की कोशिश करूं। सेकंड थिंग, किसी को आप पुरस्कार दे रहे हो, पुरस्कार देते हैं ना कि भाई 10th क्लास में जो है अपने ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 टॉपर थे, ठीक है, तो अलग से स्कूल वाले उनको सम्मानित करते हैं। या फिर आपने देखा होगा एलुमनाई मीट होती है ना, जिसके अंदर जो टॉपर्स जो होते हैं उनको अलग से वहां पर स्टेज पे सम्मानित किया जाता है। सीधी सी बात है कि आप किसी को पुरस्कार दे रहे हो। आपने देखा होगा जब आप कोई मैच देखते हो कि प्लेयर ऑफ द मैच, ये तो नाम सुना होगा, चाहे फुटबॉल है, चाहे क्रिकेट है, चाहे कोई और गेम है ना। जैसे कि आज का जो सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप का, उसके अंदर जो है मैन ऑफ द मैच कौन रहे हैं? आपके रोहित शर्मा रहे हैं। तो मैन ऑफ द मैच यानी उनको पुरस्कार मिल रहा है, मोटिवेशन लेवल बहुत बढ़ जाएगा उनका। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट आता है दंड देकर, पनिश करके। अब हालांकि एक टीचर को अभिप्रेरित करने का सकारात्मक तरीका ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, ये तो हुई साइकोलॉजी की बात। लेकिन कई बार परिस्थितियों के अनुसार क्या करना पड़ता है? नकारात्मक तरीका भी अपनाना पड़ता है। कैसे? एक बच्चा जो है वो क्लास में होमवर्क करके नहीं ला रहा है, एक बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है? क्लास के अंदर होमवर्क करके नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो टीचर वहां पर क्या करेगा? उसको समझाएगा, कोऑपरेट कर रहा है कि भाई तू होमवर्क क्यों नहीं करता, क्या प्रॉब्लम है। एक बार उसको इग्नोर कर दिया, सेकंड टाइम का फिर भी रिपीट कर रहा है वो गलती, थर्ड टाइम भी गलती रिपीट कर रहा है, तो उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा? दंड देना ही पड़ेगा। तो उस दंड के भय के कारण बच्चा क्या करेगा? अगली बार वो होमवर्क करके लेके आएगा। तो कई बार दंड वाली प्रक्रिया भी अभिप्रेरित करने के लिए अपनानी पड़ती है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से तरीके हैं देखिएगा, बात करते हैं अपन उसकी। जस्ट ए सेकेंड। हाँ, ये देखो अपना हेडिंग दिया हुआ, अभिप्रेरित करने के तरीके या विधियां या उपाय। इनका बाद में आप स्क्रीनशॉट लेना। अपन पहले आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो एक तो था पुरस्कार देना, प्रशंसा करना, दूसरा था दंड देकर। अब देखो अगला पॉइंट मैं आपको लेता हूं। कई बार क्या होता है,
बच्चे को जो है आवश्यकताओं का ज्ञान करवा कर भी क्या किया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है। बहुत प्यारा पॉइंट है। इसमें कौन से नंबर पे लिखा हुआ अभी अपन देख लेंगे, मैं इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट करवा दूंगा। यदि यहां से क्वेश्चन आता है तो ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, क्योंकि पुरस्कार दंड तो आपको सबको पता है, भारी अभिप्रेरणा के उदाहरण है, प्रशंसा करना भी। ठीक है, तो किसी को आवश्यकता का ज्ञान करवाकर भी अभिप्रेरित किया जाता है। कैसे, इस पॉइंट को रटना नहीं है। आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं वो बिल्कुल मतलब हैंड टू माउथ होते हैं, हालत बिल्कुल उनकी मतलब हालत खराब होते हैं। आपने देखा होगा कई बेचारे बच्चे होते हैं जो कहीं से उधार लेके आते हैं, कोचिंग की फीस जमा करवाते हैं और 3-4 महीने में वहां का जो कोर्स होता है वो कंप्लीट करके फिर अपने घर चले जाते हैं। तो उनको आवश्यकता का ज्ञान करवाया जाता है कि देख ले बेटा, इस बार तेरे को कहीं से भी पैसे उधार लाके कोचिंग हम करवा रहे हैं, बिल्कुल पूरे जोश और जुनून के साथ तैयारी कर। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती है, अपने घर की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है। यानी यहां पर क्या कर रहे हो आप, उसको उसकी आवश्यकताओं का ज्ञान करवा रहे हो कि तू जो है अपनी लाइफ को तू ही बना सकता है और इस मौके को तेरे को भुनाना ही है। तो जब आवश्यकताओं का ज्ञान करवाते हैं तो भी बच्चा वहां पर क्या होता है, बहुत तगड़े वाले तरीके से अभिप्रेरित हो जाता है। और आपने देखा ही होगा, अभी आपके सामने रिजल्ट है, अभी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 12th क्लास का रिजल्ट आया है उसमें पूरे राजस्थान को टॉप उस परिवार के लड़के ने किया है जो झुग्गी झोंपड़ी में रह रहा है। क्यों? क्योंकि उसको आवश्यकता का अच्छे से ज्ञान है कि कोई इंसान जो है गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन वो यदि गरीब मरता है तो वो उसकी गलती है। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि आपकी आवश्यकताएं आपको बहुत अभिप्रेरित करती है। आप अपने आप को एक ब्रांड वैल्यू आप वहां पर बना सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूं, अभी आईपीएल में एक प्लेयर थे नटराजन, वो अभी वो इंडिया की T20 टीम में भी वो सेलेक्ट हुए थे। वो बहुत ही साधारण, बहुत ही गरीब परिवार से है, तो उनको अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान था, तो उन्होंने अपनी जी जान लगा दी अपने लक्ष्य को हासिल करने में। तो जितना आप अपनी आवश्यकता को क्या करोगे, आपको ज्ञान होगा, नॉलेज ऑफ नीड्स जितनी होगी, उतना ही आप ज्यादा हाईली मोटिवेटेड रहोगे। मैं पहले इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर देता हूं, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। देखिएगा तीसरा पॉइंट, इसको अच्छे से याद करके जाना, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको यहां पर समझाया है। अगला पॉइंट, सफलता का आभास करवाकर। सफलता का आभास करवाते हैं ना कि देख बेटा तू सक्सेस हो गया ना तो तेरी लाइफ बन जाएगी, तेरे पास गाड़ी होगा, बंगला होगा और सुंदर सी गोरे गालों वाली लंबे बालों वाली बीवी भी तेरे को मिल जाएगी। जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूं। देखो सीधी सी बात है, सफलता का आभास करवाकर बच्चे को अभिप्रेरित किया जाता है। करवाते हैं ना कि देख ले आज वो तेरा पड़ोसी है ना, वो जो है वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन वो आज सक्सेस हो गया, तो बिल्कुल ऐसो आराम वाली जिंदगी वो जी रहा है, एक अच्छी लाइफ जो है वो वहां पर जी रहा है। तो सफलता का आभास करवाकर जो है आप कहते हो कि तू सफल हो जाएगा तो तेरी जिंदगी बहुत आरामदायक हो जाएगी, तेरी लाइफ एस्टैब्लिश हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी, तेरे जीवन में स्टेबिलिटी आ जाएगी। जब आप उस बच्चे को ऐसा आभास करवाते हो तो उससे वो क्या होता है, अभिप्रेरित होता है। इतना काफी है इस एग्जाम्पल के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम आता है असफलता का भय दिखाकर। किसका भय दिखाकर? असफलता का। यह तो आपको समझाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप खुद ही बहुत समझदार हो। क्या बेटा जी जान लगा के पढ़ लेना, ये जो 31,000 की वैकेंसी आई है ये 2017 के बाद में जो है कब आई है? अभी आई है 2020 में, जिसका एग्जाम 2021 में होगा, फिर पता नहीं अगली बार कब आएगी। तो कहते ना बेटा हो सकता है ये अपने लिए लास्ट चांस हो। तो जब आप किसी को असफलता का भय दिखाते हो कि तू सोच तू फेल हो गया, क्या करेगा जिंदगी में, आगे तेरे पास क्या ऑप्शंस होंगे, तो उस असफलता का भय भी व्यक्ति को क्या करता है, अभिप्रेरित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करके। बहुत नॉर्मल पॉइंट है ये तो, बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना जगाना। जैसे एक टीचर क्लास टेस्ट लेता है, ठीक है, उस क्लास टेस्ट में जो बच्चा टॉप आता है उसको वो अपने पास बुलाकर सारी कक्षा में आगे लाकर वहां पर वो क्या करता है, उसको सम्मानित करता है कि देखो इस बच्चे ने क्या इंट्रोडक्शन लिखी है, कितना टॉप का कंक्लूजन लिखा है, इस बच्चे की लिंग्विस्टिक स्किल देखो, इसका पढ़ने का तरीका देखो। तो जब आप उसकी इतनी तारीफ करोगे तो वहां पर बाकी बच्चों में भी क्या होगा, एक मोटिवेशन की भावना जागृत होगी कि अगली बार जब सर टेस्ट लेंगे तो वहां पर मैं टॉप करूंगा। कहते हैं ना कि देखो शर्मा जी का बेटा जो है वो टॉप आया है, तो वर्मा जी के बेटे को भी लगेगा कि जब शर्मा जी का बेटा टॉप कर रहा है तो इस बार मैं जो है मोहल्ले में टॉप करूं और मोहल्ले में अपना एक अलग ही नाम वहां पर दिखाऊं। बहुत सिंपल चीजें। बढ़ते हैं आगे, अगला नाम आ रहा प्रेरक प्रसंगों द्वारा। अच्छा पॉइंट है,
इसको थोड़ा ढंग से देख लेना। आप बच्चे के आगे किसी ऐसे प्रेरक प्रसंगों को सुनाकर जो है आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हो। यानी जो महान लोग हैं उनकी जीवनियां सुनाकर जो है बच्चे को क्या किया जा सकता है, मोटिवेट किया जा सकता है। क्या करते हैं, किसी मतलब महान हस्तियां जो है, जो महान व्यक्तित्व है, उनकी जीवनियों को सुनाकर जब आप बच्चों को मोटिवेट करते हो, वो किसका एग्जाम्पल आएगा, प्रेरक प्रसंगों का एग्जाम्पल आएगा। वो आप में प्रेरणा का संचार वहां पर कर देगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट देखिएगा, उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग द्वारा। इस पॉइंट को भी थोड़ा ठीक से देख लेना। देखिएगा, आपने देखा होगा एक टीचर का पढ़ाने का तरीका आपको अट्रैक्ट करता है, करता या नहीं करता है? बिल्कुल करता है। आप उस टीचर के पढ़ाने के तरीके के फैन हो जाते हो। आप भी किसी टीचर के पढ़ाने के तरीके से फैन हुए होंगे। मेरे को भी किसी टीचर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता था, बहुत उनका रेस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, ठीक है ना। तो यदि आप उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हो, एक शिक्षक बहुत अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने ज्ञान को इजी वे में बच्चे को आगे डिलीवर कर देगा। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा हमेशा चाहेगा कि यार इन सर की तो क्लास मेरे को मिस करनी ही नहीं है। तो अच्छी अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग भी क्या करता है, मोटिवेट करता है। या आप श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हो, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करते हो, तब भी पढ़ने में क्या आ जाती है, रोचकता आ जाती है। बच्चा पढ़ने के लिए मोटिवेट हो जाता है, उसकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करवाकर। यह भी ठीक पॉइंट है। ये लास्ट वाले 4 पॉइंट ढंग से देख लेना और एक ये पॉइंट ढंग से देख लेना, बाकी नॉर्मल है सारे पॉइंट, आप सबको पता ही है। तो ये 5 पॉइंट ढंग से देख लेना। पहली बात, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करवाकर। पाठ्य सहगामी क्रिया मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज, है ना। ये भी बच्चों को मोटिवेट करती है। आपने देखा होगा, क्या सभी लोग जो है पढ़ लिख कर विद्वान ही बनते, गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त करते हैं क्या? नहीं। तो आजकल पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज को भी ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। पहले भी दिया जाता था, लेकिन आजकल ज्यादा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग फील्ड होता है, उसके अंदर एक अलग टैलेंट होता है, तो उस फील्ड में वो अपनी अलग ब्रांड वैल्यू वहां पर बना सकता है। मैंने आपको बताया था, सचिन तेंदुलकर, माइकल जैक्सन, रजत चौहान, एमएफ हुसैन, ये चारों ही नाम जो है पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। बहुत इनकी नॉर्मल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही है, लेकिन किसी ने क्रिकेट में नाम रोशन किया, किसी ने डांसिंग में किया, किसी ने तीरंदाजी में किया, तो किसी ने पेंटिंग में किया है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज में भी यदि आप अच्छे हो तो जो है आप अपना देश का नाम रोशन कर सकते हो। आप अच्छे क्रिकेटर हो सकते हो, अच्छे फुटबॉलर हो सकते हो, अच्छे कबड्डी प्लेयर हो सकते हो, अच्छे खो खो प्लेयर आप हो सकते हो, या टेनिस के अंदर आप अपना नाम रोशन कर सकते हो। तो को करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो भी बच्चे को क्या करती है, मोटिवेट करती है। और सबसे लास्ट पॉइंट अपन जो पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो लास्ट पॉइंट अपना क्या है, उचित वातावरण देकर। जब आप बच्चे के आगे एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट आप उसके आगे प्रस्तुत करते हो, एक अच्छा वातावरण बच्चे के आगे प्रस्तुत करते हो, तो उस वातावरण के द्वारा भी बच्चा क्या होता है, मोटिवेट होता है। भाई एक तो जो है बिल्कुल कूप मंडूक बने बैठे हो, मतलब एक कुएं का मेंढक बन के बैठे हो, और एक जब आप घर से बाहर निकलते हो, लोगों के संपर्क में आते हो, वो माहौल आप देखते हो, तो आपको पता चलता है कि यार अलग दुनिया है अपने से, जो बिल्कुल बहुत अलग मोड पे पढ़ाई करती है। जब मैं पहली बार राजस्थान यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में गया था, तो मैंने देखा था कि यार लोग जो है रात को इतने लेट तक बैठे रहते हैं, तो मैं मोटिवेट हुआ। मैं खुद राजस्थान यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रात को 3-3 बजे तक मैंने पढ़ाई कर रखी है। जबकि मेरे को पहले ये अजीब लगता था कि यार लोग इतना लेट नाइट भी मतलब पढ़ते हैं क्या, वो भी घर से बाहर जाकर लाइब्रेरी में बैठ के। आजकल तो ये चीज़ ट्रेंड में चल रही है। कई लोग जिनका पढ़ने का इवनिंग का शेड्यूल होता है, कई लोगों का नाइट का शेड्यूल होता है, कई लोग फुल डे पढ़ते हैं, अलग अलग टाइमिंग में वो अपने कार्यों को डिवाइड कर लेते हैं। तो बच्चे को जितना अच्छा वातावरण मिलेगा, उस वातावरण के द्वारा बच्चा वहां पर क्या होता है, मोटिवेट होता है। लोगों को देख के उसके अंदर क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने अभिप्रेरणा की विशेषताएं पढ़ी, साथ ही हमने अभिप्रेरित करने के तरीके या उपाय पढ़े। इन दोनों में से अभिप्रेरणा की विशेषताएं ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और यह भी आपको पढ़ के जाने अभिप्रेरित करने के तरीके, जिनमें से 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे।
पढ़ के सारा जाना है, लेकिन स्पेसिफाई चीजें मैं आपको पहले बता दूं ताकि उनको आप अच्छे से समझो, अच्छे से याद कर लो। अलग से एक वो नोट, मतलब कोई चीज अंडरलाइन करके अपन पढ़ते हैं तो वो अपने मतलब माइंड में जो है जल्दी अपना फोकस वहां पर जाता है, अपना ध्यान केंद्रित वहां पर ज्यादा हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट्स।